नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल डिंगोरे आप सबका स्वागत करता हूँ डॉक्टर केमिस्ट्री चैनल में, जिसमें हम आपके लिए लाते रहते हैं JEE एंड नीट एग्जामिनेशन रिलेटेड वीडियो जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए है और वो बहुत सारी हेल्प करेंगे आपको JEE एंड नीट एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। हमारा आज का सेकंड टॉपिक है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक, तो आवर टुडेज पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा पी ब्लॉक। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो what is the position of p block in the periodic table? तो p block is present at the rightmost side of the periodic table। जो s block के बाद में d block आता है, d block के बाद में p block आता है, and at the bottom of the periodic table there is your f block। तो p block का पोजीशन क्या होता है? जैसे कि आप देख रहे हो, p block starts from ग्रुप नंबर 13 एंड एंड्स विथ ग्रुप नंबर 18, जिसे ग्रुप नंबर 18 को जीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहा जाता है। तो ग्रुप नंबर 13 जो है, 13 से लेके 18 तक ये 6 ग्रुप कवर होते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो ये 6 ग्रुप का या 6 कॉलम का मिलके एक पी ब्लॉक बनता है और इस पी ब्लॉक को वर्साटाइल ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। अभी दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि वर्साटाइल का मतलब क्या है? तो वर्साटाइल का मतलब है जिसमें सब गुण है। तो सब गुण का मतलब पीरियोडिक टेबल से क्या रिलेशन है? तो पी ब्लॉक में ऐसे एलिमेंट्स है जिनमें मेटल्स भी आते हैं, नॉन मेटल्स भी आते हैं, मेटालॉइड्स भी आते हैं, सेमीकंडक्टर भी आते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी आते हैं। जैसे कि हमने एस ब्लॉक में देखा था कि एस ब्लॉक में सिर्फ अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल ही आते हैं। तो जैसे पी ब्लॉक में मेटल ही नहीं, नॉन मेटल, मेटालॉइड एंड ऑल अदर थिंग्स आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। तो इसीलिए पी ब्लॉक को वर्साटाइल ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। तो पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 13 है। तो ग्रुप नंबर 13 जैसा कि आप देख रहे हो, 13 ग्रुप की शुरुआत बोरॉन से होती है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो बोरॉन से शुरुआत होती है, इसीलिए वो ग्रुप नंबर 13 को बोरॉन फैमिली भी कहा जाता है। बोरॉन के बाद में ग्रुप नंबर 14 आता है। तो ग्रुप नंबर 14 स्टार्ट्स विथ कार्बन, तो इसीलिए ग्रुप नंबर 14 को कार्बन फैमिली भी कहा जाता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। बाद में आता है ग्रुप नंबर 15 जिसे नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन से शुरुआत हो रही है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अभी जो बॉटम वाले एलिमेंट है वो न्यूली डिस्कवर है, वो आपको पूछे नहीं जाएंगे, आपने नहीं किया तो भी चलेगा। उनका IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम अलग से पढ़ने वाले हैं। अगले ग्रुप में आता है ग्रुप नंबर 16 जो ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है, इसीलिए वो ऑक्सीजन फैमिली कहलाता है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। बाद में आता है ग्रुप नंबर 17। वी नो दैट हैलोजन्स स्टार्ट्स विथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडाइन, इसलिए उसे फ्लोरीन फैमिली या हैलोजन भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रुप नंबर 18 जिसे जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। जीरो क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए कि 18 क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो लास्ट में है, 1 to 18, 18 यानी लास्ट, 18th ग्रुप है, लास्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का जो राइट साइड में आता है। और जीरो क्यों कहा जाता है? क्योंकि 17 के बाद अगर 18 को देखें तो 18 के बाद फिर से सर्कल में आए तो जीरो स्टार्ट होता है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके 18 तक आए, 18 से फिर जीरो से हमें आना है। मतलब 18 के बाद डायरेक्टली 19 नहीं आता है, 18 के बाद जीरो आता है, इसीलिए जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। और जीरो के बाद फर्स्ट ग्रुप आता है, तो इसीलिए 18 को जीरो कहा जाता है। और उसमें नोबल गैसेस प्रेजेंट रहते हैं। तो नोबल गैस मतलब क्या होता है कि जो जिनका आउटर मोस्ट शेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट होता है, मतलब उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। हेलियम के केस में उनका डुप्लेट कंप्लीट होता है। मतलब जिनका आउटर मोस्ट शेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है इलेक्ट्रॉन से पूरी स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है, उन्हें कहते हैं नोबल गैसेस।
नोबल गैसेस की शुरुआत होती है हेलियम से, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। इसीलिए नोबल गैसेस जो है इनके ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो रिएक्शन तो देते नहीं है क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। हाँ, एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है कि एक रिएक्शन है, बाद में हम पी ब्लॉक के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो, और कौन से कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिन्हें कहते हैं क्लैथरेट्स। सो नोबल गैसेस फॉर्म क्लैथरेट्स कंपाउंड, वो अलग से हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक जो है पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं बोरॉन से। अभी आपको अबव प्रिंसिपल का यूज़ करना है, जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है और आपके सामने भी है। अबव प्रिंसिपल की शुरुआत कैसे होती है, 1s 2s 3s 4s, बाद में 2p 3p 4p, बाद में 3d 4d 5d, बाद में 4f 5f एंड 6f। s ऑर्बिटल का कैपेसिटी होता है 2, p का होता है 6, d का होता है 10 एंड f ऑर्बिटल का होता है 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर जैसे कि आप देख रहे हो कितना है, 5। तो एटॉमिक नंबर 5 है, मतलब हमें 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो कैसे स्टार्ट करेंगे, अबव प्रिंसिपल हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। 1s की कैपेसिटी होती है 2, तो कॉमा दे, मतलब हमें 3 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। बाद में कौन आता है, 1s 2s, s की कैपेसिटी है 2, हो गए 4, एक बचा। बाद में कौन आता है, 1s2 2s2 2p1। अभी हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा है, आज भी देखेंगे कि ये जो नंबर होता है उसे कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब इसे, ये जो ऑर्बिट है एस ऑर्बिटल है, वो एस ऑर्बिटल कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है, फर्स्ट। ये जो एस ऑर्बिटल है ये सेकंड ऑर्बिट में प्रेजेंट है। ऑर्बिट मतलब शेल। आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ऑर्बिट का मीनिंग होता है शेल और ऑर्बिटल का मीनिंग होता है सबशेल। सबशेल। तो अभी देखिए एस पी डी एफ जो है वो ऑर्बिटल है या उन्हें कहते हैं सबशेल। और ऑर्बिट, ये जो नंबर रहते हैं 1 2 2, ये ऑर्बिट के नंबर होते हैं, उन्हें शेल भी कहा जाता है। तो आगे देखेंगे कि एस जो ऑर्बिटल है वो फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है, और अलग लैंग्वेज में एस सबशेल जो है वो फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है। यहाँ देख रहे हो p ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन सेकंड ऑर्बिट और p सबशेल इज प्रेजेंट इन सेकंड शेल। तो हमें कौन सा बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, 1 2 2, मतलब n की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। अगर n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ा शेल होता है। हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का डायग्राम है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के डायग्राम में सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस है। उसके बाजू में कौन है, ऑर्बिट है, या उन्हें शेल भी कहा जाता है। और ऑर्बिट में, शेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो जो सबसे लास्ट वाला है, सबसे लास्ट वाला कौन सा है हमारा, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये इसके बाद ये आया है तो हम ये लेंगे। तो सेकंड इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय n। तो n का मतलब क्या होता है, जो सबसे लास्ट वाला होता है शेल, लास्ट शेल, लास्ट शेल नंबर, लास्ट शेल नंबर। तो n का वैल्यू आया 2, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। तो 2 कहाँ दिखाई देता है, 2 यहाँ भी दिखाई दे रहा है और 2 यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो n में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है n में, n का वैल्यू है 2, 2 में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है ये, और या 2, इस 2 में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, मतलब n का वैल्यू यहाँ n में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3। n का वैल्यू आया 2, लेकिन n में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, 3। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है n के वैल्यू में, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। मतलब बोरॉन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। बोरॉन का प्रिंसिपल शेल यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 2। आगे हम देखेंगे कि कार्बन, चलो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6।
इट इज बिलोंगिंग फ्रॉम ग्रुप नंबर 14। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। तो अगेन n का वैल्यू कितना आया 2, क्योंकि 1 2 2 सबसे बड़ा नंबर 2 ही है, तो n का वैल्यू 2 आया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n कितने आए 2 और 2 4। इसीलिए कार्बन में जो लास्ट शेल होता है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होता है 2, और इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन ये लास्ट शेल में प्रेजेंट है। इसी कारण कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। अभी आप एक कंक्लूजन और शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि ग्रुप नंबर 13 में हमने देखा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, ग्रुप नंबर 14 में देखा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। तो ग्रुप नंबर 15 में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 5 आएंगे। ग्रुप नंबर 16 में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 6 आएंगे। 17 में 7 आएंगे। 18 में 8 आएंगे। तो आप यहाँ हाइब्रिडाइजेशन जब टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपको कैलकुलेट करने के लिए वक्त नहीं होता है, तो आपको याद रखने होंगे। तो 13 में 3 होता है, 14 में 4 होता है, आपको 10 माइनस करने सिंपली 13 में से 10 माइनस करो, 3 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अभी 3 बोरॉन में हमने देखा ग्रुप 13 में देखा है कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अगर आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, ग्रुप नंबर 13 में जितने भी एलिमेंट है उन सबका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो आपको यही दिखाई देगा कि आउटर मोस्ट शेल n का वैल्यू जो भी होगा उसमें 3 ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप नंबर 14 का सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो उसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपको 4 ही आएंगे, वैसे आगे करके 5 6 7 और 8 आएंगे। तो अगला पॉइंट हम देखेंगे कि ऑक्सीजन, सल्फर का देखेंगे। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है 16। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 आएंगे। मतलब कितने हुए 2 2 6 मतलब 10 12 और 16। तो 16 इलेक्ट्रॉन है। अभी आप मुझे बताओ कि n का वैल्यू कितना आएगा इसमें 1 2 2 3 3, मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 3, तो n का वैल्यू कितना आया 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 3 यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 3 यहाँ है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने आए 6 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि सल्फर जो है वो ग्रुप नंबर 16 में है और इसका एटॉमिक नंबर भी 16 है, तो ग्रुप नंबर 16 में होने के कारण उसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 6 हो रहेंगे। सल्फर का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी लास्ट शेल कौन सा आता है 3 नंबर का। ठीक है, अभी लास्ट के इलेक्ट्रॉन, जैसे हम फिर से बोरॉन में आते हैं, लास्ट के इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, लास्ट के इलेक्ट्रॉन यहां है, तो ये लास्ट के इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इसीलिए ये बोरॉन जो है p ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो कभी कभार 11th में पूछा भी जाता है कि कौन सा एलिमेंट कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से वो भी निकाल सकते हो। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट के इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं p में, तो p में ये कार्बन प्रेजेंट है, p ब्लॉक में कार्बन प्रेजेंट है। यहाँ सल्फर में लास्ट के इलेक्ट्रॉन p में आते हैं, तो ये क्या है p ब्लॉक में प्रेजेंट है। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि हैलोजन क्यों रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते। जैसे आप देख रहे हैं कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आपको एटॉमिक नंबर दिया जाए तो आप बाउ प्रिंसिपल के आधार पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हो, उसका क्वांटम नंबर फाइंड कर सकते हो। अभी चलेंगे कि नोबल गैस रिएक्शन में पार्ट क्यों नहीं लेती। ये सब जनरल है, 11th का इंफॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ से भी आप बेसिक पॉइंट से एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो नीट एग्जामिनेशन में या JEE एग्जामिनेशन में। जब तक आपका हर एक पॉइंट या कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे वो। तो ये बारीक जो छोटी छोटी बातें हैं मैं आपको बताता रहता हूँ। तो नोबल गैस जो है
नोबल गैस हेलियम, नियॉन, ऑर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। चलिए हेलियम, नियॉन, नियॉन का एग्जाम्पल लेते हैं। नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें 1s2, 2s2, 2p6। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू कितना आया? 2 आया। इलेक्ट्रॉन्स इन n कितने आए? 8 आए। तो जिस किसी भी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट हो तो वो इलेक्ट्रॉन देगा भी नहीं और इलेक्ट्रॉन लेगा भी नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन देगा नहीं तो क्या होगा? वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं तो रिएक्शन पे पार्ट नहीं लेगा। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ना देता है ना लेता है, ये स्टेबल है। क्योंकि ये स्टेबल है तो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। स्टेबल क्यों है? क्योंकि आउटर मोस्ट ऑक्टेट, ऑक्टेट जिसे कहते हैं ऑक्टेट, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। तो ये पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन से एलिमेंट्स को मिलती है? पी ब्लॉक में 18th ग्रुप के नोबल गैसेस एलिमेंट को, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। हेलियम का एटॉमिक नंबर है 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। तो इसका ऑक्टेट नहीं, ड्यूप्लेट कंप्लीट है। ड्यूप्लेट कंप्लीट है क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऑक्टेट नहीं आ सकता। इसमें ड्यूप्लेट है तो ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इसीलिए ये ना ये इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा। अभी क्वेश्चन आता है कि अगर बोरॉन के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर अगर चार्ज आ जाए तो क्या होगा? उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे? तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयंस। अगर किसी भी एटॉम को चार्ज है तो उसे आयन कहते हैं। आइदर वो पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैटायन होगा, आइदर वो नेगेटिव चार्ज होगा तो उसे एनायन कहे। तो समझो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर कितना 3- चार्ज है समझो। तो 3- चार्ज मतलब क्या होगा? उसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था? 7 था। मतलब क्या हुआ? उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p3 आता है। लेकिन अभी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6। समझो बोरॉन है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2p1। समझो अगर बोरॉन के ऊपर +3 चार्ज आ जाए तो +3 चार्ज आए मतलब यहाँ से हमें 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगा? 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस होंगे? ये प्रिंसिपल शेल से पहले राइट से शुरू करने हैं, ये और ये। मतलब क्या आएगा? 1s2, 2s1 नहीं, ये एक यहाँ से गया, ये 2 यहाँ से गया, मतलब कितना आया? 0 आया। 1s2, 2s0। ये भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिख सकते हो। ये ऐसे तो पूछा नहीं जाता क्योंकि एक कंपाउंड होता है जैसे BF3। तो BF3 में बोरॉन के ऊपर +3 चार्ज आता है और एक फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आता है। तो आप जस्ट ये बेसिक या जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पर याद रख सकते हो। अभी आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस इन पी ब्लॉक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस क्या होते हैं? देखो कि समझो बोरॉन है, उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर 3- चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज है, फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, फॉस्फरस के ऊपर +5 चार्ज है और सल्फर के ऊपर -6 चार्ज है। तो अभी यहाँ आपको पता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस फाइंड करने के लिए, आपको एटॉमिक नंबर याद रखना ज़रूरी है। तो एटॉमिक नंबर क्या है? बोरॉन का एटॉमिक नंबर, एक बोरॉन का कितना होता है? 5, नाइट्रोजन का कितना होता है? 7, ऑक्सीजन का कितना होता है? 8, फ्लोरीन का कितना होता है? 9, फॉस्फरस का होता है 15 एंड सल्फर का होता है 16। अभी बोरॉन के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं।
तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, लेकिन यहाँ 3 माइनस चार्ज है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसमें 2 माइनस चार्जेस है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, -1 चार्ज है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो आ गए 10। फॉस्फोरस का होता है 15, इसमें 5 पॉजिटिव चार्जेस है, मतलब 5 माइनस करने होंगे तो आते हैं 10। सल्फर का होता है 16, इसमें 6 प्लस चार्जेस है, 6 प्लस चार्जेस होने के कारण कितना आता है, 10। अगर 6 माइनस चार्जेस होते तो कितना आता, 22 इलेक्ट्रॉन्स आते। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कौन कौन से आए, तो बोरॉन तो 2 वाला कोई भी नहीं है, ये 10 नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, फ्लोरीन आ गया, फॉस्फोरस आ गया, सल्फर आ गया, ये नहीं होगा। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। आप किसी भी एटॉमिक नंबर को एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हो, आपके पास अबाव प्रिंसिपल है। पी ब्लॉक की जनरल इंफॉर्मेशन जो मैंने बताई, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सबसे इंपॉर्टेंट है। नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्यों नोबल गैसेस रिएक्शन में क्यों पार्ट नहीं लेते, वो भी इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे फाइंड करना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।